Hello student, welcome to my channel. My channel name is Physics Made Easy by Darshan Dave. आज के लेक्चर में हम देखेंगे वर्क एनर्जी थियरम के कुछ एमसीक्यूज। आज हमारा लेक्चर नंबर 3 है। ऑलरेडी 1 to 30 एमसीक्यूज हमने फर्स्ट और सेकंड लेक्चर में देख लिए थे, तो ये लेक्चर में 31 to 45 एमसीक्यू। क्वेश्चन है बेटा 31, बॉल हिट्स द फ्लोर एंड रिबाउंड्स आफ्टर इनइलास्टिक कोलिजन इन दिस केस। यानी यहाँ पे केस देखो कैसा दिया है कि हियर यू हैव अ बॉल इज गिवन एंड दिस बॉल इज हिट्स द ग्राउंड, राइट। नाउ it is rebound and this collision is inelastic. तो ये केस में ये चारों में से क्या सही होगा, देखते वन बाय वन कि द मोमेंटम ऑफ बॉल जस्ट आफ्टर द कोलिजन इज द सेम एज द जस्ट बिफोर द कोलिजन। सी कोलिजन इज इलास्टिक, सो बॉल का खुद का मोमेंटम कुछ ना कुछ चेंज होगा बिकॉज वेलोसिटी चेंजेस बिकॉज कोलिजन इज इलास्टिक, सो ये रॉन्ग है, राइट। सेकेंड, मैकेनिकल एनर्जी ऑफ द बॉल रिमेन्स द सेम इन द कोलिजन। देखो कोलिजन होता है दोस्तों, तो कोलिजन के अंदर क्या होता है कि कुछ एनर्जी जो होती है वो हीट और एनर्जी के फॉर्म में वेस्ट हो जाती है, सो मैकेनिकल एनर्जी ऑल्सो नॉट कांस्टेंट, सो इट इज ऑल्सो रॉन्ग। थर्ड वन, द टोटल मोमेंट ऑफ द बॉल ऑफ द अर्थ इज कंजर्व, सो यस इट इज राइट बिकॉज अगर वेदर कोलिजन इज इलास्टिक वेदर कोलिजन इज इन इलास्टिक, सो कोई भी कोलिजन हो चाहे वो इलास्टिक कोलिजन हो या तो वो इन इलास्टिक कोलिजन हो, तो दोनों कोलिजन के अंदर ऑलवेज टोटल मोमेंटम रिमेन्स कांस्टेंट, टोटल मोमेंटम रिमेन्स कांस्टेंट, remains constant. That's why we can say that the total momentum of the ball and the earth is conserved. So our third option is right option. Now let us see the next MCQ. The displacement x of a particle moving in one dimension under the action of constant force related to time t is equal to time t by the equation t equal to root of x plus 3, where x is in meter and t is in second. The work done by the force in the first 6 seconds, right? So here we want to find out work done. See here force is constant. If force is constant, then what is the formula of work done? So work equal to simple force into displacement. Displacement means let us take delta x. Here time t is given, डेल्टा वर्क इक्वल टू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। यहाँ पे आपको ऐसा पूछा कि वर्क डन बाय द फोर्स इन 6 सेकेंड, इन फर्स्ट 6 सेकेंड, इट मीन्स फोर्स इंटू फर्स्ट 6 सेकेंड में डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट मतलब फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन, तो 6 सेकेंड पे जो पोजीशन होगी वो फाइनल होगी और 0 सेकेंड पे जो पोजीशन होगी वो इनिशियल होगी, राइट। नाउ यहाँ पे आपको क्या दिया है कि t इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ x प्लस 3 इज गिवन, therefore root x is equal to, we can say that it is t minus 3, therefore x equal to t minus 3 the whole square. Now let us obtain displacement at x equal to 6 second. Therefore displacement at 6 second is equal to, by placing value of t equal to 6 over here, आपको मिलेगा 6 minus 3 the whole square. So it will be 6 minus 3 means 3 and it will be a 9 meter, and displacement at 0 second x0, तो x0 equal to 0 minus 3 the whole square, so it will be also 9 meter. So by placing these two value in the equation of work done, so यहाँ पे हमको क्या मिलेगा, तो here अगर हम वर्क डन फाइंड करना चाहे तो वर्क डन इक्वल टू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, x6 क्या है 9 मीटर एंड x0 क्या है 9, सो 9 माइनस 9 इज कैंसल्ड, सो
work is 0 joule. So what is our right answer is 0 joule. It is our correct option. चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट एमसीक्यू पे. कंसिडर फॉलोइंग two statements. Linear momentum of the particle is 0. Linear momentum of a system of particle is 0. Second, kinetic energy of a system of particle is 0. Then आपको चार ऑप्शन दिए हैं, विच वन इज करेक्ट. तो पहली बात हमको ये पता होनी चाहिए कि जो लीनियर मोमेंटम है, लीनियर मोमेंटम इज अ वेक्टर क्वांटिटी. और सेकेंड फिजिकल क्वांटिटी है काइनेटिक एनर्जी. सो काइनेटिक एनर्जी is scalar quantity. ओके. नाउ अभी आपको ऐसा बोला है कि यहाँ पे लीनियर मोमेंटम ऑफ द सिस्टम इज 0. तो लीनियर मोमेंटम की बात करें तो P टोटल, सपोज सिस्टम इज मेड बाय टू पार्टिकल्स, सो P टोटल आपको दिया है 0. P टोटल मतलब P1 प्लस P2, मोमेंटम ऑफ फर्स्ट पार्टिकल प्लस मोमेंटम ऑफ सेकेंड पार्टिकल इज इक्वल टू 0. और फिर आपको दी है कि काइनेटिक एनर्जी ऑफ द सिस्टम ऑफ पार्टिकल इज 0. सो K टोटल यानी काइनेटिक एनर्जी, तो वो क्या है, P स्क्वायर P1 स्क्वायर बाई 2m1 प्लस P2 स्क्वायर बाई 2m2 इज इक्वल टू 0. अच्छा, अब देखो यहाँ पे लीनियर मोमेंटम 0 दो मेथड से हो सकता है. या तो P1 और P2 ऑपोजिट हो, या तो इंडिविजुअल वेलोसिटी 0 हो. आइदर P1 और P2 ऑपोजिट हो, या तो इंडिविजुअल वेलोसिटी 0 हो, तभी ये मोमेंटम आपको 0 मिलेगा. बट अगर यहाँ पे इफ P1 इज ऑपोजिट टू P2 यानी P1 इक्वल टू माइनस P2, तो भी अगर हम K टोटल फाइंड करेंगे तो भी K टोटल इज नॉट इक्वल टू 0. वाई? बिकॉज K टोटल में P1 स्क्वायर बाई 2m1 P2 स्क्वायर बाई 2m2 इसका स्क्वायर हो जाना है, मतलब माइनस प्लस हो जाएगा, मतलब K इज नॉट इक्वल टू 0. यानी इसका मतलब 1 डज नॉट इम्प्लाई 2. यानी अगर मोमेंटम टोटल मोमेंटम 0 है तो काइनेटिक एनर्जी 0 है, ये जरूरी नहीं है. बट अगर हम ऐसा ले लें कि इफ काइनेटिक एनर्जी इज 0 यानी K टोटल अगर हम 0 ले लें, यानी यहाँ पे P1 स्क्वायर अपॉन 2m1 प्लस P2 स्क्वायर अपॉन 2m2 अगर हम 0 ले लें, तो ये 0 कब आता है कि जब P1 और P2 0 हो तब. P1 और P2 दोनों क्या होना चाहिए, 0. यानी इसका मतलब ये हुआ कि अगर काइनेटिक एनर्जी 0 है तो मोमेंटम 0 है. बट मोमेंटम 0 है तो काइनेटिक एनर्जी इज नॉट इक्वल टू 0, ये भी पॉसिबल है. तो आंसर क्या होगा कि 1 डज नॉट इम्प्लाई 2 बट 2 इम्प्लाइज 1. राइट. सो हमारा जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा डी. राइट. ओके. अब चलते हैं नेक्स्ट एमसीक्यू पे. नेक्स्ट एमसीक्यू है, अ बॉडी मूव अलोंग अ स्ट्रेट लाइन विथ अ मशीन डिलीवरिंग कांस्टेंट पावर. यानी हियर पावर इज कांस्टेंट. द डिस्टेंस मूव्ड बाय द बॉडी इन टाइम t इज प्रोपोर्शनल टू. तो आपको डिस्टेंस बोला है विच इज प्रोपोर्शनल टू. सो नाउ वी नो दैट पावर इज इक्वल टू force into velocity, right? Therefore power is equal to mass into acceleration into velocity. You know that acceleration is equal to dv by dt. Therefore
P by M into dt is equal to V dV. बाय इंटीग्रेटिंग दिस इक्वेशन, ये इक्वेशन को इंटीग्रेट करो तो पावर कांस्टेंट है, मास ऑलवेज कांस्टेंट होता है, तो कॉमन ये इंटीग्रेशन dt होगा और ये होगा इंटीग्रेशन v dv। दोस्तों v dv का जो इंटीग्रेशन होता है वो क्या होता है, तो वी नो दैट द इंटीग्रेशन ऑफ v dv इज इक्वल टू v स्क्वायर बाय 2 और dt का इंटीग्रेशन होता है t और ये होगा v स्क्वायर बाय 2। देयरफॉर v स्क्वायर इक्वल टू 2pt by m। Therefore, v is equal to under root of 2pt by m. In the question आपको ऐसा पूछा है कि distance moved by a body in time t proportional to, यानी आपको distance versus time का ग्राफ फाइंड करना है। तो यहाँ पे डिस्टेंस वर्सेस टाइम का ग्राफ हम कैसे, डिस्टेंस वर्सेस टाइम का रिलेशन फाइंड करना है और हमें ये जो रिलेशन मिला ये वेलोसिटी वर्सेस टाइम का। तो अब v का आंसर हमको पता है कि v इज इक्वल टू होता है dx बाई dt, राइट, इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 2p बाई m t रेज टू 1/2। ठीक है ना, स्क्वायर रूट है तो हम लिख सकते हैं t रेज टू 1/2। फाइनल यहाँ पे क्या होगा कि dx इक्वल टू अंडर रूट ऑफ टू पी बाई एम टी रेज टू 1/2 dt। अब ये इक्वेशन को इंटीग्रेट करते हैं कि इंटीग्रेशन dx इज इक्वल टू, देखो रूट 2p बाई एम कॉमन बिकॉज इट इज अ कांस्टेंट, इंटीग्रेशन t रेज टू 1/2 dt। आपको पता है t रेज टू 1/2 dt, उसका आंसर क्या होता है कि पावर में एक बढ़ाया हुआ पावर नीचे रखो, तो इसका आंसर होगा अंडर रूट ऑफ 2p बाई एम टी रेज टू 3/2 1/2 प्लस 1 अपॉन टी 3/2, राइट, और ये इंटी dx का इंटीग्रेशन होता है x। तो अब ये फॉर्मूला में आप देखो कि यहाँ पे जो x है यानी ये डिस्टेंस है वो किसके, उसका और टाइम का रिलेशन क्या है। देखो p कांस्टेंट, m कांस्टेंट, 3/2 कांस्टेंट, 2 कांस्टेंट, देयरफॉर x प्रोपोर्शनल टू t रेज टू 3/2, यानी ऑप्शन हमारा होगा ऑप्शन नंबर सी। इट इज अवर राइट ऑप्शन। ओके, so let us see next MCQ. Okay, now a shell fired from a cannon with a velocity v meter per second at an angle theta with the horizontal direction at the highest point in its path explode into two pieces of equal mass. One of the piece retrace its path to the cannon and the speed in meter per second of the other piece immediately after explosion is. So in this question, what is given? See here. Let us see the path of shell। तो यहाँ पे दोस्तों कैनन है, राइट, यहाँ से हम शेल फायर करते हैं तो शेल का जो पाथ होगा वो पूरा ऐसे होगा, ठीक है। तो ये है हाईएस्ट पोजीशन, ये जो पोजीशन है ये हम बोलते हैं हाईएस्ट पोजीशन। ओके, यहाँ से जब हम इसको फायर करते हैं तब वो कितना एंगल बनाता है, तो वो हॉरिजॉन के साथ थीटा एंगल बनाता है, यानी ये वेलोसिटी है और ये वेलोसिटी हॉरिजॉन के साथ थीटा एंगल बनाएगी। तो मतलब कि ये होगा v cos थीटा और ये जो वर्टिकल पोर्शन होगा, वर्टिकल वेलोसिटी होगी वो होगी
v sin थीटा। अब एक्चुअली हाईएस्ट पॉइंट पे क्या होता है, हाईएस्ट पॉइंट पे ऐसा होता है कि इट इज डिवाइडेड इनटू टू इक्वल पीसेस, यानी यहाँ पे दो पीस मिलते हैं, एक और दो, दूसरा पीस। यहाँ पे जो एक पीस होता है वो अपना पाथ रिट्रेस करता है, यानी वो ऐसे जाता है, यानी उसकी वेलोसिटी हो जानी है v cos थीटा। क्यों v cos थीटा होगी मैं आपको बताऊं। अगर ये जो पीस है ना m, अगर उसकी वेलोसिटी ग्रेटर देन v cos थीटा होती, v cos थीटा से ज्यादा होगी, इफ इट्स वेलोसिटी इज ग्रेटर देन v cos थीटा, तो ये शेल्स ये कैनन से आगे गिरेगा। अगर उसकी वेलोसिटी लेस देन v क्रॉस थीटा होती तो यानी ये कैनन तक पहुंचेगा ही नहीं, बट ऐसा बोला है कि वो अपना पाथ रिट्रेस करता है, यानी वो कैनन तक पहुंचता है, यानी वो पोर्शन की जो वेलोसिटी होगी वो एग्जैक्टली v cos थीटा होनी चाहिए, ये v cos थीटा, राइट। और ये जो दूसरा पार्ट है उसकी जो वेलोसिटी है वो मैं ले लूं सपोज v, राइट, ओके। अब सोचो कि यहाँ पे जो शेल है वो शेल दो पार्ट में डिवाइड हुआ, एक का मास m, दूसरे का भी मास m, यानी जो टोटल मास हम लेंगे उसका 2m। नाउ अब यहाँ पे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम हम अप्लाई करते हैं। लेट अस अप्लाई लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम एट हाइट h। जस्ट अ मिनट, ओके। Let us apply law of conservation of linear momentum at height h. तो at height h, at highest point, at highest point, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम अप्लाई करते हैं। मतलब इनिशियल लीनियर मोमेंटम इज इक्वल टू फाइनल लीनियर मोमेंटम। बेटा इनिशियल लीनियर मोमेंटम यानी इसका 2m और उसकी हॉरिजॉन्टल, क्योंकि इनिशियली हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी हम लेंगे, तो हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी तो ये 2m v cos थीटा इज इक्वल टू, इसकी जो वेलोसिटी है वो नेगेटिव एक्स डायरेक्शन में है, तो माइनस एम वी कॉस थीटा प्लस इसकी जो वेलोसिटी है वो मैं लेता हूं सपोज वी डैश, सो ये होगा एम वी डैश। देयरफॉर एम वी डैश इज इक्वल टू क्या होगा, 2 एम वी कॉस थीटा प्लस एम वी कॉस थीटा, यानी होगा 3 एम वी कॉस थीटा, एंड यहाँ पे एम एम गेट्स कैंसल्ड, तो फाइनली वी डैश का जो आंसर मिलेगा वो आपको मिलेगा 3 cos थीटा। सो इट इज अवर 3v cos थीटा, 3v cos थीटा, सो इट इज अवर राइट ऑप्शन। वंस अगेन यहाँ पे एक्चुअली क्या होता है कि यहाँ पे जो शेल है उसकी हम बात करें तो ये शेल गया यहाँ से, उसकी वेलोसिटी है v, उसके दो कंपोनेंट v cos थीटा v sin थीटा। हाईएस्ट पॉइंट पे इट इज डिवाइडेड इनटू टू इक्वल पीसेस, यानी ये पीस का मास है सपोज m और इसका भी मास है m। अब जो एक पीस है वो अपना पाथ रिट्रेस करता है, मतलब उसकी वेलोसिटी v cos थीटा ही होगी, यानी ये उसकी ये पोर्शन की ये पार्ट की वेलोसिटी v cos थीटा, तभी ये अपने ओरिजिनल पाथ पे जाएगा, और दूसरे पीस की वेलोसिटी हमें फाइंड करनी है। तो हमने दोस्तों यहाँ पे क्या लिया कि यहाँ पे हाईएस्ट पॉइंट पे मैंने लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम का यूज़ किया। अच्छा, यहाँ पे इनिशियल मोमेंटम यानी शेल का इनिशियल मोमेंटम 2mv cos थीटा, ठीक है, ये मोमेंटम का मैंने एक्स कॉम्पोनेंट यूज़ किया, तो इसका एक्स कॉम्पोनेंट 2mv cos थीटा इज इक्वल टू फाइनली इसका एक्स कॉम्पोनेंट माइनस 2mv cos थीटा माइनस mv cos थीटा, और इसका हमको पता नहीं है वेलोसिटी कौन सी डायरेक्शन में है, तो मैंने ले लिया एम वी डैश, राइट।
तो ये एम वी कॉस थीटा वो लेफ्ट हैंड साइड में गया, तो 2 एम वी कॉस थीटा प्लस एम वी कॉस थीटा यानी 3 एम वी कॉस थीटा। सो फाइनली इसका जो आंसर आपको मिला, एम एम कैंसिल, वी डैश इक्वल टू 3v cos थीटा, वी डैश इक्वल टू 3v cos थीटा। ओके, सो ये जो हमारा है राइट आंसर। ओके, नाउ let us see the next question. A body of mass m moving with velocity v collide with another body of mass 2m which is initially at rest। यानी हियर यहाँ पे एक बॉडी है, ये बॉडी का जो मास है वो है सपोज m, इट इज अ कोलाइड विद द अनदर बॉडी ऑफ मास 2m। ठीक है, तो ये जो बॉडी है इसकी वेलोसिटी है v और ये बॉडी स्टेशनरी है, तो यानी इसकी वेलोसिटी होगी 0। नाउ एक्सपीरियंस हेड ऑन कोलिजन। तो व्हाट डू मीन बाय हेड ऑन कोलिजन? हेड ऑन कोलिजन मतलब वो दोनों बॉडी आफ्टर कोलिजन, जब दो बॉडी का हेड ऑन कोलिजन होगा तो आफ्टर कोलिजन दोनों बॉडी एक ही लीनियर पाथ पे मूव करेगी, यानी दे आर लुकिंग लाइक अ सिस्टम। तो अब वो दोनों बॉडी मूव करेगी तो उनकी वेलोसिटी मैं ले लेता हूँ, सपोज ये दोनों बॉडी की जो वेलोसिटी है वो मैं ले लेता हूँ सपोज वी डैश, राइट। ओके, तो आपको क्या फाइंड करना है, यहाँ पे आपको फाइंड करना है द रेशियो ऑफ काइनेटिक एनर्जी ऑफ कोलाइडिंग बॉडी बिफोर एंड आफ्टर कोलिजन। सो बिफोर कोलिजन, ओके, बिफोर कोलिजन initial kinetic energy Ki, initial kinetic energy Ki is equal to half m v square, because initially this was rest, 2m mass वो रेस्ट पे और इसकी वेलोसिटी है v, तो हाफ एम वी स्क्वायर। नाउ आफ्टर कोलिजन इसकी जो फाइनल काइनेटिक एनर्जी होगी वो होगी के एफ, राइट। तो यानी ये के एफ जो होगी वो क्या होगी, तो हाफ एम प्लस एम, हाफ एम प्लस 2m। ओके, बिकॉज यहाँ पे ये m है मास और ये 2m है, तो m प्लस 2m मत इंटू वी डैश स्क्वायर। ओके, चलो अब ये यहाँ पे मुझे रेशियो फाइंड करना है, बट बिफोर, अच्छा यानी यहाँ पे पहले तो आएगा हाफ 3m वी डैश स्क्वायर। चलो अब यहाँ पे मैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम लगाऊँ तो यहाँ पे इसका मास होगा एम वी, इसका मोमेंटम होगा एम वी, इसका होगा 0, और फिर इसका मोमेंटम क्या होगा, इज इक्वल टू m प्लस 2m यानी 3m वी डैश। देयरफॉर वी डैश का आंसर होगा v बाय 3। तो यानी यहाँ पे फाइनल काइनेटिक एनर्जी क्या आएगी, फाइनल काइनेटिक एनर्जी के एफ इज इक्वल टू हाफ 3m वी डैश मतलब v बाई 3 मतलब v स्क्वायर बाय 9, राइट। तो अभी हमें रेशियो फाइंड करना है, रेशियो फाइंड करना है ये दोनों का। तो वो कैसे फाइंड करेंगे, के आई माइनस के एफ, के आई बाय के एफ इज इक्वल टू इनिशियल काइनेटिक एनर्जी आपको पता है ये हाफ एम वी स्क्वायर, ठीक है, इनिशियल काइनेटिक हाफ एम वी स्क्वायर, और फाइनल काइनेटिक एनर्जी वो जो है वो है हाफ m प्लस m यानी 3m
एम प्लस एम यानी 3m, जस्ट 2 मिनट, ये फाइनल काइनेटिक एनर्जी है और ये इनिशियल काइनेटिक एनर्जी। ओके, तो m प्लस एम यानी 3m होगा v² बाय 9। तो जो ऑप्शन होगा ये v² कैंसिल हो जाएगा, एम कैंसिल हो जाएगा, 1/2 भी कैंसिल हो जाएगा। तो जो आंसर होगा वो 1:3 है। ठीक है, तो ये आंसर होगा 1:3, बट ये ऑप्शन में 1:3 यहाँ पे नहीं दिया है। तो चलो देखते हैं कि हमसे कोई गलती तो नहीं हुई है। तो ओके, तो यहाँ पे बिफोर कोलिजन इनिशियल काइनेटिक एनर्जी की आई हाफ mv² है, आफ्टर कोलिजन फाइनल काइनेटिक की हाफ m प्लस एम वी डैश स्क्वायर, तो ये हाफ 3m वी डैश स्क्वायर है। चलो वो भी सही है। तो के आई बाई के एफ हमको फाइंड करना है। के आई जो है वो है हाफ mv², गुड, एंड के एफ इज इक्वल टू हाफ 3mv²। ओके, तो यानी यहाँ पे 3mv² मतलब वी डैश स्क्वायर मतलब v² बाय 9। ओके गुड, तो ये v² बाय 9, तो फाइनली ये हो जाएगा वो k1:3। तो ये ऊपर है 1 और ये नीचे v² बाय 9, तो 9/3 एक्चुअली, 9 ऊपर जाएगा और 3 नीचे, तो 9/3 यानी ऑप्शन होगा 3:1। ये आपका राइट आंसर है। तो यानी यहाँ पे थोड़ी क्वेश्चन में थोड़ी मिस्टेक है, तो यहाँ पे जो ऑप्शन होगा वो होगा 3:1। यहाँ पे जो आंसर है ना, यहाँ पे आपको जो क्वेश्चन दिया उसमें थोड़ी मिस्टेक है, इसका आंसर आएगा 3:1, राइट। चलो अब हम बात करते हैं नेक्स्ट सम की। अ टॉय कार ऑफ मास 5 kg, यानी मास ऑफ टॉय कार आपको दिया है 5 kg, moves up a ramp under the influence of force F, okay, plotted against displacement x, यानी ये फोर्स वर्सेस x का आपको ग्राफ दिया है। द मैक्सिमम हाइट अटेन बाय द कार, तो आपको हाइट फाइंड करना है, राइट। ओके, यानी देखो यहाँ पे फोर्स वर्सेस डिस्प्लेसमेंट का जो ग्राफ है, वो ग्राफ का अगर आप एरिया फाइंड करोगे तो आपको वर्क मिलेगा। यानी यहाँ पे कार मूव कर रही है यानी वर्क कर रही है, और फिर वो हाइट पे चल रही है, तो वर्क जो होगा वो एनर्जी में कन्वर्ट होगा। सो हियर वी कैन से दैट वर्क डन इज इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी। तो यहाँ पे वर्क डन की अगर हम बात करें तो वर्क यानी एरिया, तो वर्क डन मतलब एरिया, इसका एरिया क्या होगा, तो एरिया हाफ बेस यानी 0 to 11 तक है, इनटू अल्टीट्यूड, अल्टीट्यूड है 100 तक। ठीक है, पोटेंशियल एनर्जी मतलब आपको पता है mgh, तो हाफ 11 इंटू 100 यानी ये आंसर आएगा 550। ओके, मास आपको दिया है 5 kg और g आपको दिया है 10, और जो h है वो आपको फाइंड करना है। तो h का आंसर, ये 10 कैंसिल हो जाएगा, तो h का आंसर 11 सेंटीमीटर, 11 मीटर। सो 11 मीटर इज योर आंसर, h इज इक्वल टू 11 मीटर, राइट। सो जो हाइट होगी वो कितना होगा बेटा, 11 मीटर, राइट। सो इट इज योर आंसर। ओके, यानी यहाँ पे जो वर्क होगा वो कार हाइट पे चढ़ती है तो वो एनर्जी में कन्वर्ट होगी, तो वर्क इक्वल टू गेन इन एनर्जी लिख सकते हो या तो पोटेंशियल एनर्जी लिख सकते हो। बाय प्लेसिंग वैल्यू ऑफ वर्क एंड पोटेंशियल एनर्जी यू कैन फाइंड आउट एच, राइट। नाउ ओके, अब आगे देखते हैं नेक्स्ट एमसीक्यू। पार्टिकल ऑफ मास 0.1 kg, यानी मास जो है वो 0.1 kg है,
राइट. सब्जेक्टेड टू अ फोर्स वेरीज विद द डिस्टेंस, यानी फोर्स एंड डिस्टेंस उसका आपको ग्राफ दिया है. इट स्टार्ट्स इट्स जर्नी फ्रॉम x इक्वल टू 0, इट्स वेलोसिटी एट x इक्वल टू 12, यानी x इक्वल 0 से लेके 12 तक आपको उसकी वेलोसिटी v फाइंड करनी है. ठीक है. वन सेकेंड, ये ग्राफ का अगर आप एरिया फाइंड करोगे, यानी ये इसको मैं बोल दूँ A1, ये बोल दूँ A2 और ये बोल दूँ A3, और ये फोर्स वर्सेस डिस्प्लेसमेंट का ग्राफ है, तो वो आपको क्या देता है? वर्क. सो हियर वी कैन से दैट वर्क डन इक्वल टू एरिया ऑफ A1 प्लस A2 प्लस A3, राइट. चलो A1 यानी हाफ बेस इंटू अल्टीट्यूड. तो बेस क्या है 4 और अल्टीट्यूड क्या है 10, प्लस A2, 8 माइनस 4 मतलब 4 और अल्टीट्यूड है 10, प्लस हाफ बेस मतलब A3, 12 माइनस 8 मतलब 4 और अल्टीट्यूड क्या है 10. तो यानी ये 2 2 ज़ा 4, ये भी 2 2 ज़ा 4, तो फाइनल ये 20 प्लस 40 प्लस 20, यानी इसका जो आंसर आएगा इट इज 80 मीटर. ये आपके पास हो गया वर्क डन, राइट. अभी आपको क्या फाइंड करना है? वेलोसिटी. अकॉर्डिंग टू वर्क एनर्जी थियरम, अकॉर्डिंग टू WE थियरम, according to work energy theorem, वर्क डन इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, या वर्क इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी हम लिख सकते हैं, राइट. बिकॉज ये 0 से स्टार्ट कर रहा है, पहले डिस्टेंस 0 था तो तब वो टाइम पे फोर्स भी 0 था, तो तब वेलोसिटी भी 0 होगी. तो W इक्वल टू K. सो W यानी 80 मीटर और K मतलब होता है हाफ mv². चलो 80 इंटू 2 डिवाइडेड बाई मास m इंटू v². Therefore 80 into 2 v² इक्वल 80 into 2. मास आपको दिया है 0.1 kg, यानी ये होगा v² इक्वल टू 1600. Therefore v जो होगा 40 मीटर और सेकेंड. तो ये जो आपका आंसर मिला वो होगा आपको 40 मीटर पर सेकेंड. तो हमारा राइट ऑप्शन जो होगा वो ऑप्शन नंबर डी, राइट. अब ओके, जाते हैं नेक्स्ट MCQ पे. यहाँ पे ऐसा है, इफ W1 W2 W3 प्रेजेंट द वर्क डन इन मूविंग अ पार्टिकल फ्रॉम A to B, यानी ये इनिशियल पोजीशन है और फिर यहाँ पे ये फाइनल पोजीशन है, along the 3 different ways. एक तो पार्ट 1, पार्ट 2 एंड पार्ट 3. इन द ग्रेविटेशनल फील्ड, कौन सा फील्ड है? ग्रेविटेशनल फील्ड. द ऑफ पॉइंट मास m1, फाइंड द करेक्ट रिलेशन बिटवीन W1 W2 W3, यानी कोई एक पॉइंट मास है m, उसको मैं 1 A से B ले जा रहा हूँ along the 3 different path 1, 2 एंड 3. और ये जो वर्क होता है ना, ये वो किस में होता है? ये ग्रेविटेशनल फील्ड आपको दिया है, ग्रेविटेशनल फील्ड. ये आपको दिया है, तो आपको वर्क फाइंड करना है. हम वर्क कैसे फाइंड करेंगे यहाँ पे? तो देखो कि ग्रेविटेशनल फील्ड इज अ कंजर्वेटिव फील्ड. ग्रेविटेशनल फील्ड इज कंजर्वेटिव फील्ड. So here work does not depends upon path. Does not depends upon path. यानी यहाँ पे कंजर्वेटिव फील्ड की जो डेफिनेशन हमने ऐसे दी थी कि वर्क इज नॉट डिपेंड्स अपॉन पाथ, इट डिपेंड्स अपॉन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन. तो तीनों केस में इनिशियल पोजीशन ए है. देखो तीनों केस में इनिशियल पोजीशन क्या है? ए, फाइनल पोजीशन है बी. सो यहाँ पे
इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन दोनों कैसी है, सेम। सो यहाँ पे कोई भी पाथ पे हम ले जाओ तो वर्क डन यहाँ पे सेम ही रहेगा। सो इन द ग्रेविटेशनल फील्ड वर्क डज नॉट डिपेंड्स अपॉन पाथ, देयरफॉर W1 W2 W3 तीनों होंगे सेम, राइट। तो हमारा जो ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी, इट इज अवर राइट ऑप्शन, राइट। चलो अब आगे जाते हैं। A bullet of mass m is moving with velocity v. Strike a block of mass capital M at rest. Gets embedded in it. The kinetic energy of the composite block will be. Yani here, let us draw a figure that it is a bullet, right? And bullet having mass m, its velocity is v, and it is, here we have a block. Here we have a block, right? This block जो है उसका जो मास है वो m है। अब इट इज दिस बुलेट गेट्स एम्बेडेड इन इट, राइट। सो यानी ये एक सिस्टम तैयार होती है जिसमें ब्लॉक और बुलेट दोनों एक साथ मूव करेंगे, राइट। तो यानी अब ये सिस्टम हो गई, उसका मास होगा m+m और उसकी जो वेलोसिटी है वो मैं लेता हूँ सपोज v डैश। तो आपको फाइंड करना है काइनेटिक एनर्जी ऑफ कंपोजिट ब्लॉक विल बी, यानी इसकी काइनेटिक एनर्जी क्या होगी। तो काइनेटिक एनर्जी, अच्छा पहले हम मोमेंटम की बात करें तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, according to law of conservation of linear momentum, law of conservation of linear momentum, यहाँ पे ऐसा होगा कि भी इनिशियल मोमेंटम यानी mv प्लस m इंटू 0 इज इक्वल टू m+m इंटू v डैश, राइट। यहाँ पे ये तो 0 है, देयरफॉर v डैश का आंसर होगा mv अपॉन m+m। नाउ काइनेटिक एनर्जी, सो नाउ काइनेटिक एनर्जी की अगर हम बात करें तो काइनेटिक एनर्जी हाफ एम वी डैश स्क्वायर कंपोजिट ब्लॉक की। अच्छा एक मिनट, हाफ एम वी डैश स्क्वायर नहीं आएगा, यहाँ पे जो कंपोजिट ब्लॉक है उसका जो मास होगा वो क्या होगा, तो उसका मास होगा हाफ m+m इंटू वी डैश स्क्वायर, राइट। चलो यानी हाफ काइनेटिक एनर्जी हाफ m+m। चलो वी डैश स्क्वायर की वैल्यू जब हम रखेंगे तो ये होगा m² v स्क्वायर डिवाइडेड बाय m+m द होल स्क्वायर। यानी यहाँ पे एक m+m गेट्स कैंसल, ये कैंसिल हो जाएगा। सो काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, k इक्वल टू हाफ m v स्क्वायर इंटू m अपॉन m+m, राइट। देखो m इंटू m मतलब m² हो गया, ऑलरेडी ये v² है और नीचे एक m+m बचा, तो फाइनल जो हमारा आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर ए, राइट। ओके, सो अब आगे कि एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास 3m स्प्लिट इंटू 3 इक्वल फ्रेगमेंट्स, यानी एक ऑब्जेक्ट है जिसका मास है 3m स्प्लिट इंटू 3 इक्वल फ्रेगमेंट्स। तो ये जो है इट इज स्प्लिट इंटू 3 इक्वल फ्रेगमेंट्स, ओके। ओके 3 इक्वल फ्रेगमेंट्स, राइट। तो उसमें फिर ऐसा कि 2 फ्रेगमेंट्स हैविंग वेलोसिटी vi एंड vj,
यानी वन फ्रेगमेंट हैविंग वेलोसिटी इज वी आई, अनदर फ्रेगमेंट हैविंग वेलोसिटी इज वी जे, बिकॉज एक एक्स डायरेक्शन में दूसरा वाई डायरेक्शन में। द वेलोसिटी ऑफ थर्ड फ्रेगमेंट, तो थर्ड फ्रेगमेंट की वेलोसिटी जो है वो आपको फाइंड करनी है, ये वी डैश, ये आपको फाइंड करना है, ठीक है। नाउ अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, देखो यानी ये थ्री इक्वल पार्ट है, यानी इसका मास भी m होगा, इसका भी m होगा मास, और ये पोर्शन का भी मास क्या होगा, m। तो अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम ऑफ मोमेंटम, इनिशियल मोमेंटम यानी 3m, इनिशियली इट वाज रेस्ट 0, फाइनल मोमेंटम तो थ्री पार्ट का, तो एक है एम वी आई प्लस एक है एम वी जे, और तीसरे का हमको पता नहीं है, मतलब एम वेक्टर वी। चलो ये तो हो जाएगा 0, देयरफॉर एम वेक्टर वी डैश, राइट। तो एम वी डैश इज इक्वल टू माइनस एम वी कॉमन आई प्लस जे, ठीक है ना। ये दोनों लेफ्ट हैंड साइड जाएंगे तो माइनस हो जाएंगे, तो माइनस एम वी आई माइनस एम वी जे, तो माइनस एम वी कॉमन ले लिया तो आई प्लस जे, एम एम गेट्स कैंसल्ड, सो वी डैश का जो आंसर होगा इट इज वी इंटू माइनस वी इंटू आई प्लस जे। सो फाइनली ये आपका आंसर चलेगा, ओके। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, ओके, उसकी बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ मास m moves with velocity v collide inelastically with another identical mass, यानी here it is a mass and collide with another identical mass, okay। After collision, first mass moves with velocity v by root 3 in a direction perpendicular to the initial direction of motion, यानी it is the initial direction of motion along x axis, right। तो फर्स्ट ऑब्जेक्ट जो है वो उससे परपेंडिकुलर यानी ये डायरेक्शन में गया, ओके, परपेंडिकुलर, ओके। फाइंड द स्पीड ऑफ द सेकेंड मास आफ्टर द कोलिजन, यानी इसकी जो स्पीड है वो हमको फाइंड करनी है, सेकेंड मास की हमें स्पीड फाइंड करनी है। हमें पता नहीं है सेकेंड मास कहाँ पे जाता है, बट सपोज मैं लेता हूँ यहाँ पे जाता है और उसकी स्पीड है सपोज हम लेते हैं वी डैश, राइट। तो चलो यहाँ पे कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम अप्लाई करते हैं, तो कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, हम अप्लाई करते हैं, तो इनिशियल मोमेंटम इक्वल टू फाइनल मोमेंटम, इनिशियली यानी ये तो रेस्ट पे है, तो सिर्फ इसका मोमेंटम आएगा, तो वो होगा एम वी आई कैप, बिकॉज इट इज इन एक्स डायरेक्शन। चलो फाइनल मोमेंटम तो यानी ये फर्स्ट ऑब्जेक्ट का मोमेंटम एम वी बाई रूट 3 जे कैप, राइट, प्लस इसका मास m, और ये वी डैश हमको पता नहीं है तो हमें वो फाइंड करना है, देयरफॉर एम वी डैश इज इक्वल टू एम वी आई कैप माइनस एम वी बाई रूट 3 जे कैप। अगर हम m कॉमन ले ले तो वो कैंसिल हो जाएगा, देयरफॉर वी डैश का जो आंसर होगा वो क्या होगा, वी आई कैप माइनस वी बाई रूट 3 जे कैप, ओके। तो हम ऐसा करते हैं बेटा कि इसका मैग्नीट्यूड फाइंड करते हैं, क्योंकि आंसर मैग्नीट्यूड में दिया है, तो वी डैश इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ एनी वेक्टर, मतलब स्क्वायर रूट ऑफ एडिशन ऑफ स्क्वायर ऑफ द कंपोनेंट, वी स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर बाय 3,
यानी 3 वन ज़ा 3 प्लस 1 यानी वी डैश का आंसर होगा 4v² बाय 3, इट्स अंडर रूट, therefore it is 2 by root 3 into v. It is your answer, 2 by root 3 into v, right? Now let us see next MCQ. A ball of mass m falls vertically to the ground from height h1 and rebound at height h2. And here if we draw a figure, it is a ball and it is falls vertical. Its height was h1 and then it is a rebound till height h2. तो ये जो हाइट है उसको मैं बोल दूँ h2, राइट? ओके, सो फाइंड द चेंज इन मोमेंटम ऑफ द बॉल ऑन स्ट्राइकिंग द ग्राउंड. आपको फाइंड करना है चेंज इन मोमेंटम. ओके, सी लेट अस सी दैट फॉर free fall motion v square minus v0 square equal to 2gd फॉर्मूला है. तो फ्री फॉल मोशन के लिए v0 तो होगा 0, तो v स्क्वायर का आंसर होगा 2gd, राइट? यानी v इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 2gh ले लेते हैं, d इक्वल टू h. यानी अगर मैं v1 की बात करूं, यानी जो ऑब्जेक्ट नीचे आ रहा है उसकी वेलोसिटी है v1, तो v1 का आंसर होगा अंडर रूट ऑफ 2gh1, और जो नीचे से ऊपर जाएगा उसके लिए v2 होगा अंडर रूट ऑफ 2gh2, बट ये होगा माइनस. माइनस क्यों? क्योंकि ऑपोजिट, ये v1 है तो v2 जो होगा वो ऑपोजिट. नाउ चेंज इन मोमेंटम. तो चेंज इन मोमेंटम की बात करें तो चेंज इन मोमेंटम मतलब m p2 माइनस p1, मतलब कि होगा यहाँ पे p2 माइनस p1, p2 मतलब m v2, या p2 माइनस p1 ले लो, या p1 माइनस p2, तो m v1, p1 माइनस p2 हम लेते हैं, तो m v1 माइनस m v2, तो m कॉमन ले लो. v1 क्या है बेटा? v1 इज इक्वल टू 2gh1 माइनस रूट 2gh2, तो प्लस हो जाएगा. तो फाइनली m अंडर रूट ऑफ 2gh1 प्लस अंडर रूट ऑफ 2gh2, इट इज आवर फाइनल आंसर. तो हमारा जो ऑप्शन होगा वो क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, राइट? नाउ let us see next MCQ. A block of mass m initially at rest and drop from height h on the spring of force constant k. Yani this block is dropped on this spring of force constant k, right? The maximum compression in the spring is x. तो x की वैल्यू क्या? तो यानी ये चार में से कौन सा फॉर्मूला राइट होगा? जब भी ये ब्लॉक को हम यहाँ से फॉल करवाएंगे तो ये स्प्रिंग को कंप्रेस करेगा. तो यानी अब सपोज जो स्प्रिंग है ना वो यहाँ पे आ गई, यानी अब जो स्प्रिंग है वो थोड़ी कंप्रेस हो गई.
यानी ये डिस्टेंस होगा सपोज x। तो कुछ हाइट पे कौन सी एनर्जी होती है? पोटेंशियल एनर्जी। जब भी इसको फॉल करवा दे तो पोटेंशियल एनर्जी किस में कन्वर्ट होती है? काइनेटिक एनर्जी। और फिर ये स्प्रिंग को कंप्रेस करता है, तो यानी ये इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट होगी। तो यानी हम ऐसा बोल सकते हैं कि ईयर पोटेंशियल एनर्जी, ईयर पोटेंशियल एनर्जी यानी यहाँ पे जो पोटेंशियल एनर्जी होगी, तो पोटेंशियल एनर्जी गेट्स कन्वर्टेड इनटू इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। अच्छा, पोटेंशियल एनर्जी मतलब mgh+x। वाई? बिकॉज h प्लस एक्स, क्योंकि ये ब्लॉक यहाँ से लेके यहाँ तक ये डिस्टेंस पे, यानी आपको हाइट यहाँ से गिननी है, तो h+x। और इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी मतलब क्या होगा? हाफ के एक्स स्क्वायर। तो आपका जो ऑप्शन होगा वो बी ऑप्शन करेक्ट होगा, राइट? ओके, नाउ let us see MCQ number 45. A force versus time graph of linear momentum is shown in figure. Yani here force versus time graph is given. The segments are circular. The linear momentum gain between 0 to 8 सेकेंड, यानी 0 to 8 सेकेंड आपको linear momentum फाइंड करना है। तो F इज इक्वल टू फॉर्मूला होता है बेटा dp/dt। Therefore dp is equal to f into dt। f मतलब x क्वांटिटी, f मतलब y क्वांटिटी एंड टाइम मतलब x क्वांटिटी। अच्छा, यानी कोई भी ग्राफ का अगर आप एरिया फाइंड करते हो तो एरिया गिव्स द प्रोडक्ट ऑफ x क्वांटिटी इनटू y क्वांटिटी, यानी f इंटू टी। एरिया, ये ग्राफ में आप एरिया फाइंड करोगे तो f इंटू टी, यानी f इंटू टी मतलब क्या होता है? मोमेंटम। तो आपको मोमेंटम मिलेगा। तो ये ग्राफ का अगर हम एरिया देखने जाए तो यहाँ पे देखो कि यहाँ पे ये जो पोर्शन है, ये पोर्शन का एरिया और ये पोर्शन का एरिया, इतना पार्ट आपका आएगा नेगेटिव। सेम उतना ही पार्ट ऊपर कवर होता है, तो ये जो पार्ट है उसका एरिया होगा पॉजिटिव, राइट? तो जितना नेगेटिव पोर्शन है, यानी जितना एरिया नेगेटिव होगा उतना ही एरिया क्या होगा? पॉजिटिव। तो अगर आप टोटल एरिया फाइंड करना चाहोगे तो टोटल एरिया ऑफ द ग्राफ ये होगा 0, क्योंकि ये नीचे जो ग्रीन वाला पोर्शन है वो माइनस होगा एरिया, और उतना ही ब्लू वाला पोर्शन वो प्लस होगा। सो इसका जो आंसर आएगा, ये टोटल एरिया जो होगा वो होगा 0, राइट? तो ये थे हमारे दोस्तों 45 MCQ सीरीज वर्क एनर्जी पावर के लिए। तो जल्दी मिलेंगे एक बहुत ही अच्छा टॉपिक लेके हमारी फ्री MCQ सीरीज में। तब तक के लिए बाय बाय।